हरिओम। आर्ट टॉक के लिए चिन्मय विश्वविद्यापीठ और चिन्मय नाथ बिंदु गुरुकुल के तीनों गुरु हमारे साथ उपस्थित है। पंडित रूपक कुलकर्णी जी, विदुषी मंजूषा पाटिल कुलकर्णी, पंडित अभिजीत बैनर्जी। जोरदार तालियों से हमारे सभी गुरुओं का आप स्वागत करें। सभी को प्रणाम करता हूं। पहले क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा सा विलंब हुआ है और क्विकली एक इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूं। पंडित रूपक जी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के शिष्य हैं, प्रमुख शिष्यों में से एक है। विदुषी मंजूषा ताई पंडित डीवी काणे बुआ और पंडित उल्लास जी कशालकर, जिनको कल हमने सुना, इनके शागिर्द हैं। पंडित अभिजीत जी पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के शागिर्द हैं। आप सभी को प्रणाम और बहुत ऑनेस्टली मैं कहना चाहता हूँ कि इनके साथ स्टेज शेयर करने की मेरी पात्रता बिल्कुल नहीं है। फिर भी ये इनका प्यार है कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बिठाया है। और ये सब गुरु है, मैं सिर्फ एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी बन के कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सभी आर्ट टॉक नाद बिंदु फेस्टिवल का एक अहम हिस्सा रहा है। हर साल हम जो आर्टिस्ट आते हैं उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्मेंस देने आते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि उन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट से ही हम बातें करते हैं। इस बार का ये आर्ट टॉक सेशन कुछ अलग है। हमने अपने यूनिवर्सिटी के जो गुरुज हैं उनको ही सिर्फ इस आर्ट टॉक के लिए इनवाइट किया है। अभिजीत जी का दूसरा भी प्रोग्राम है, लेकिन गुरुज को हमने आर्ट टॉक के लिए इनवाइट किया है। और इंडिक एकेडमी सॉफ्ट पावर और चिन्मय नाद बिंदु गुरुकुल दोनों मिलके इस आर्ट टॉक सेशन का प्रायोजन कर रहे हैं। हम एक गुरुकुल में हैं। विभूति एक आश्रम है, नाद बिंदु एक गुरुकुल है। और संगीत और अध्यात्म दोनों में गुरु का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है, आज के ज़माने में देखता हूँ कि इंटरनेट में वेबिनार होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं और वीडियोस देख के आज के जनरेशन के बच्चे कुछ कुछ सीखने की खुद से कोशिश करते हैं। कुछ हद तक कुछ लोग सफल भी होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत में ऐसा क्या है कि इसे गुरुमुखी विद्या कही जाती है और गुरुकुल का इतना महत्व है और गुरु का इतना महत्व है। और साथ ही में अपने साज लेके बैठे हैं तो थोड़ा सा गाना बजाना होना चाहिए कि नहीं। तो मैं ताई से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर गुरु की महिमा बताने वाली कोई बंदिश चीज़ अगर आप सुना दे तो उससे इस कार्यक्रम का, इस सेशन का बहुत अच्छा आरंभ हो जाएगा। थैंक यू। हरिओम, नमस्कार। गुरु बिना हम नहीं है, तो जो हमारे गुरुजी ने जो सिखाई हुई बंदिश है वही मैं गाने का प्रयत्न कर रही हूँ। स्वप्निल बोल रहा है कि मैं विद्यार्थी हूँ, लेकिन हम सभी अभी भी विद्यार्थी ही हैं। मैं अभी भी सीख रही हूँ, गुरुजी के पास जाती रहती हूँ, सीखती हूँ और गाने का कुछ प्रयत्न करती हूँ। तो उन्होंने सिखाई हुई मारवा की एक बंदिश है, राग मारवा की, वो आपको सुनाती हूँ। ना ना रा ना रा ना
लागी लगन गुरु पाई, लागी लगन गुरु पाई, लागी लगन गुरु पाई, लागी लगन गुरु पाई, सकल जगत बिसराई, सकल जगत बिसराई, प्रगति दिव्य दृष्टि जोत, प्रगति दिव्य दृष्टि जोत, आगम निगम समझ दाई, लागी लगन गुरु पाई, लागी लगन गुरु पाई, लागी लगन, लागी लगन, पाई, लागी लगन गुरु दयाल, गुरु कृपाल, गुरु दयाल, गुरु कृपाल, गुरु कृपाल, गुरु दयाल, गुरु कृपाल, प्रेम रूप मगन भय, मारग पर कर धर कर, जोग जुगत गुरु बताई, लागी लगन गुरु पाई, लागी लगन, लागी लगन, लागी लगन गुरु पाई। क्या बात है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छी शुरुआत इस सेशन की हो सकती थी। आप सहमत है? इसके अंतरे में मार्ग पर कर धर कर, जोग जुगत सिखलाई।
आप गुरु का महत्व बताइए, गुरुकुल का महत्व बताइए। म्यूजिक में गुरु की आवश्यकता क्या है? नहीं तो हम कैसे क्या बताएं, सब इस बंदिश में आया है कि मैं तो खुद का ऐसे बता सकती हूँ कि मेरा पूरा जो व्यक्तित्व है, जो पूरे मेरे खुद के संस्कार है, वो सब गुरु का है। क्योंकि जब 12 बरस की थी तब से गुरु के सामने बैठने का सौभाग्य मिल गया, और बाद में काणे बुआ जी के यहाँ तो 13 बरस मैंने रहकर ही गाना सीखा है, तो पूरा गुरुकुल पद्धति से ही सीखा है। उनके घर में रहकर जो होता है संस्कार कि सुबह शाम रात को, हम लोग तो रात को ही बैठते थे बहुत बार तो ये गुरुमुखी विद्या एकदम परफेक्ट उन्होंने जैसे समझाई और दी। फ्लूट और तबला में भी अगर गुरु नहीं है तो क्या शास्त्रीय संगीत सीखना, तबला वादन या फ्लूट सीखना संभव है? आप बताइए। मैं बताऊँ। हरिओम। सबसे पहले सपनील जी को मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि वो विद्यार्थी है, मगर उनकी मॉडस्टी है कि उनके भी बहुत अच्छा ज्ञान है और अच्छी तरह से सिखाते हैं यहाँ बच्चों को, जो कि यहाँ गुरुकुल है और सब बच्चे इनसे बहुत खुश है। और गुरु के बारे में कुछ कहना ही बेकार है एक्चुअली, क्योंकि बेकार इन द सेंस कि उसके बिना कुछ आ ही नहीं सकता। जब तक आप उनके सामने बैठ के उनको पहले देखना है, फिर वो क्या सिखा रहे हैं, वो कैसे सिखा रहे हैं, वो खुद कैसे बजा रहे हैं या कैसे गा रहे हैं, उसको आपको पहले कॉपी करना होता है। उसके बाद एक अपना खुद का एक इनोवेशन जो होता है उसमें वो करना होता है। तो जब तक गुरु आपको सही राह नहीं दिखाएगा तो तब तक आपको संगीत आएगा भी नहीं। और जैसे गुरु शिष्य को चुनता है वैसे शिष्य भी गुरु को चुनता है। क्या बात है। तो एक दूसरा का वो संवाद है। तो गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश रहती है और शिष्य को भी अच्छे गुरु की। तो उस मामले में बहुत मैं भाग्यवान था कि मेरे घर में संगीत था। मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित बंगारा कुलकर्णी, जो कि खुद अच्छे बांसुरीवादक थे और अच्छे शिक्षक थे संगीत के। तो उनसे मेरे 4 साल की उम्र से ही मेरी तालीम शुरू हुई और फिर 9 साल की उम्र में मैंने बांसुरी बजाना शुरू किया। पता नहीं कैसे हुआ, अपने आप हाथ में बांसुरी आई, क्योंकि बांसुरी वैसे फूंक दे के उससे ध्वनि निकालना बहुत मुश्किल होता है, मगर जैसे मैंने बांसुरी उठाई मैं फूंक मार सका। तो पिताजी ने देखा कि अच्छा है, तो उनका भी एक बड़प्पन था कि उन्होंने सोचा कि मुझे एक और भी अच्छे बांसुरी वादक के पास, जो कि उस वक्त बहुत नाम था, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उनके पास लेके गए। और उनसे मेरी 11 साल की उम्र से मेरा उनसे सीखना शुरू हो गया। और यही बताया मेरे पिताजी ने कि जो वो कहेंगे वही करना है, वो जो नहीं कहेंगे वो नहीं करना है। तो 5 साल मुझे राग भैरवी सिखाया उन्होंने, सिर्फ 5 साल। मतलब एक परीक्षा होता है कि इसके अंदर कितना पेशेंस है, तो पेशेंस अभी भी मुझे काम आ रहा है। फिर उसके बाद 2 साल यमन, फिर 2 साल गुजरी तोड़ी। तो और मेरा खुद का विश्वास है कि वो जो कहेंगे, गुरु जो कहेंगे वो हम करते रहेंगे, तो भगवान भी अपने आप आपका साथ देता है। परफेक्ट। आप कुछ इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे? सभी इन लोगों ने बता दिया। जो फिर एक कहावत है, आपको मैं कल बोल रहा था कि पानी पियो चुन के और गुरु लो नहीं, पानी पियो छान के। तो आप कहीं पे भी जाने के पहले सोच लीजिए कि ये हमारा गुरु जो है उनको हम कितना समर्पण कर सकते हैं। जब आपको सही आदमी मिल जाएगा जिसको आप पूरा समर्पण कर सकते हैं अंदर से, तभी उनके पास जाना चाहिए। और एक बार जाने के बाद दूसरा कुछ सोचना नहीं चाहिए। एक बार जब गए, यू शुड डिवोट योरसेल्फ और आप पूरा उनके पास समर्पण कर दीजिए, तभी आपको सही रास्ता मिल जाएगा। और वो जो बोलेंगे कुछ हद तक
जो भी बोलेंगे वो ही आपको करना पड़ेगा, चाहे कॉपी बोले जो भी बोले आप वो ही करना पड़ेगा, तब आपको जाके बाद में सक्सेस मिलेगा। और आप जो बोल रहे थे ना, आजकल ज़माने में यूट्यूब इसको गुरु मत बनाइए। जो भी गाना सीखते हैं यूट्यूब फेसबुक आजकल बहुत देख के स्टूडेंट्स लोग आते हैं हमारे पास कि ये वो बजा रहा था तो कैसे बजाए, तो वो होना नहीं चाहिए। हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में गुरुकुल का बहुत महत्व है। आपको गुरु के साथ रहना है, सिर्फ म्यूज़िक नहीं, म्यूज़िक छोड़ के भी उनका जो चिंता है उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, फिर आपका एक म्यूज़िकल पर्सनालिटी बन जाएगा। ये मुझे ऐसा ही लगता है। हम लोग ने आई थिंक वी ऑल डिड द सेम थिंग कि जस्ट सुबह 1 घंटा के लिए गया और वापस आ गया, वो नहीं, पूरा दिन हम लोग रहते थे। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगा। गुरुकुल मतलब मैं जब गुरुजी के पास गया तो तब उनका गुरुकुल नहीं था। वो खुद भी बहुत बिजी थे कॉन्सर्ट्स में और पिक्चर में भी काफ़ी बजाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ मुझे सब जगह जहाँ भी कॉन्सर्ट है पूरी दुनिया में उनके साथ लेके जाते थे। क्या बात है। तो और तभी वो सीखना होता था। तो एक अलग टाइप का गुरुकुल था। मगर इससे क्या हुआ कि वो बाहर कैसे, उनका आचार कैसे है, उनका विचार कैसे है, वो सब मैं ऑब्जर्व करता गया और उससे काफ़ी सीखने लगा। तो आपके गुरु भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हाँ। हैं, क्योंकि ये एक प्रयोगशील कला है। तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि प्रयोग के लिए आपको तैयार करने की ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाता है। इसकी एक बंदिश मुझे याद आ रही है, ताई आप थोड़ी सी सुना देंगी तो अच्छा होगा। सूर्य संगात राग विद्या संगीत प्रमाण जो कंठ कर दिखावे वाको जानिए गुनी ज्ञानी सूर संगत। क्या बात है। जो कंठ कर दिखाए वाको जानिए गुनी ज्ञानी। तो प्रैक्टिकली तैयार करने के लिए आपको तालीम दी जाती है हमें सभी को गुरुओं से। तो संगीत में शास्त्र का महत्व क्या है? शास्त्र बहुत है। शास्त्र कला का अनुगामी है या शास्त्र आगे है कला पीछे है, कला आगे है शास्त्र उसका आधार है, या फिर दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं? शास्त्र पक्ष का आपका विचार क्या है? मेरे ख्याल से शास्त्र और कला दोनों साथ में ही जाना चाहिए, क्योंकि हर एक जैसे हर एक राग में अपना अपना शास्त्र है, उसकी अपनी एक परिभाषा है, अपनी एक उसका एक पर्सनैलिटी है। तो वो हम गुरु से सीखेंगे तो वो राग बहुत अच्छे से, उस राग का इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। बराबर है। शास्त्र ही सिखाया पहले जाता है, कला बाद में आती है। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर राग का सामने गुरु के सामने बैठकर पहले स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है। हमारे गुरु तो हमारे गले से पूरे फ्रेजेस पूरा स्ट्रक्चर आना और जाना करके लेते थे, और बाद में ही उससे कला निकलती है, बाद में वो सब एस्थेटिक और ये सब है।
तो भाषा में जैसा व्याकरण का रोल है, हाँ हाँ, वैसा ही संगीत में वो शास्त्र का। चौकट है ना, वो पहले समझनी है राग की चौकट। और शास्त्र के बारे में मेरा एक राय है, वो जो मैं समझता था या समझता हूँ, क्या है, शास्त्र तो है हमारे यहाँ पे, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स में परफॉर्मेंस पहले आता है। तो कोई राग में अगर थोड़ा सा आप इधर उधर कर जाए एक जगह जाने के बाद, तो वो फिर थोड़ी देर के बाद बहुत सारे राग ऐसे चेंज होके थोड़ा सा इधर उधर हुआ। वो कैसे हुआ? परफॉर्मेंस से वो हुआ। तो परफॉर्मेंस से एक थोड़ा सा चेंज हुआ, वो शास्त्र में अंतर्गत हो गए। तो मेरे लगता है शास्त्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जब आप बड़ा हो जाएंगे, जब बनेंगे, तब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चीज़ है और दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद वहाँ का परफॉर्मेंस करते 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 उनका जो अंदर में जो आता है कोई राग के बारे में या ताल के बारे में, वो इंक्लूड कर देते हैं, बाद में वो शास्त्र में चले जाता है। और ये इसके में भी है, साहित्य में भी है चीज़ें। मैं बंगाल से हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने शास्त्रों को बहुत बदल डाला। जो शास्त्र था उसको उन्होंने लिखते 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 बहुत कुछ, अभी वही शास्त्र बन गया। तो परफॉर्मेंस पहले आता है, शास्त्र बाद में आता है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बोलिए मत, स्टूडेंट्स के लिए शास्त्र पहले ही है, उसको वही करना चाहिए। मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हम सीख रहे हैं तो शास्त्र पहले आता है? बिल्कुल। और कलाकार बनने के बाद शायद ऐसा एक मकाम आता है जब भी शास्त्र के साथ थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं। तो शास्त्र की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे शास्त्र में कुछ कथाएं हैं संगीत की उत्पत्ति के बारे में। तो हम हमेशा सुनते तो है कि वेदों से संगीत आया, वेदों से संगीत आया, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? कोई अगर स्टोरी है हमारे पास, अगर किसी उत्पत्ति की, या फिर वाद्य कैसे बना, या फ्लूट कैसे बना, कैसे सृजन हुआ? पहले वाद्य तो यही है ना लेके घूमते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि कंठ संगीत हमेशा कंठ पहला आता ही है दादा। बिल्कुल। हाँ, तो कंठ ये तो सामवेद का ही है। सामवेद यानी संगीत है। जो ऋषि मुनि जो मंत्रोच्चारण करते थे वो सामवेद के सुर ही थे। वहाँ से सारेगामा निकला है, क्योंकि पहले षड्ज और उसके बाद एक एक ऋचा जो वो मंत्रोच्चारण की बोलते थे, वो एक एक ऐसा ऊपर जाकर फिर वो एकदम षड्ज की तरफ जाते थे। वो सामवेद का जो होता है वो जो मंत्रोच्चारण होता है वही सामवेद में तो है ही, तो उसी से सुर की उत्पत्ति हुई, ऐसा मुझे मेरे गुरुजी ने बताया, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बस इतना। फ्लूट तो भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में हमेशा देखते हैं। क्या मतलब वो तो पुराण काल है, पहले भी फ्लूट तो होती होगी। अभी हमने एक लेक्चर करवाया जिसमें हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक में हमने एक लेक्चर किया, उसमें हमने ये दिखाया गया कि बोन्स की, पंछियों के जो बोन्स है जो हॉलो थे, उसकी भी फ्लूट्स मिली है, मतलब पुरातत्व विभाग को। तो कैसे हुआ होगा कुछ फ्लूट का, आप बताइए। मेरे ख्याल से इस सृष्टि का नेचर का सबसे नेचुरल वाद्य है बांसुरी। नाम में ही है, मतलब बांस से सुर निकलता है तो बांसुरी कहते हैं। वेरी ऑब्वियस। तो बोन की भी बांसुरी हो सकती है, मगर जब श्री कृष्ण जी के ज़माने में जब बांसुरी थी तो मेरे ख्याल से उसको बहुत रॉ रूप में होगी, मतलब बहुत ही कच्ची रूप में थी। मेरे ख्याल से ये ऐसी होगी, बहुत ही सीधी सादी। मतलब ऐसा कहते हैं कि जब तूफान आता था तो जो भौरे जो थे वो छेद करके बांस में घर करते थे, तो उसमें से आवाज़ आती थी, अलग सुर आते थे। तो किसी ने देखा होगा कि इसमें सुर आते, तो उसने काट के उसको भी बांसुरी बना के बजाया होगा। तो ये इस टाइप की बांसुरी थी, और ज़्यादातर उसके बाद फोक म्यूज़िक में ही बजती थी वो। और ये है बहुत पुराना साज है, बहुत नेचुरल है, मगर
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उसको अभी 80-90 साल से उसका प्रचलन ज़्यादा हुआ है, जो कि इस रूप में आजकल देखने मिलती है। क्योंकि इसमें राग जो सीरियस राग है या कोई भी राग हो, इसमें अच्छे बजते हैं। अगर आपने हाथ में पकड़ा है तो डिफरेंस देख सकते हैं क्या हम? ये तो नहीं, बजने के बाद अच्छा बस सुन सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा फोक, हाँ नहीं, वो छोटी वाली ये अच्छा अति फोक। ओह वाह वाह, क्या बात है। इसमें ये उस समय मेरे ख्याल से छोटे हो गए, क्योंकि माइक्रोफोन उस समय नहीं थे। तो जो भी श्री कृष्ण जी या गोवाले जो थे बांसुरी बजा के अपने मेनली सखियों के लिए, गोपियों के अभी लिए। तो नहीं कह सकता, मेरी वाइफ बैठी है सामने। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये आया होगा। मतलब जितने सुर है 12 सुर एक्चुअली, तो वो हर एक सुर की बांसुरी होती है। फिर उससे बड़ी होती है जो बेस के लिए, फिर मध्य सप्तक के लिए और तार सप्तक के लिए। तो इसका मध्य सप्तक ये है। वाह वाह। ये और भी फिर- काफी फोक की तरफ है, फोक की तरफ अभी बड़ी शायद क्लासिकल में आएगी। क्लासिकल में ये। और ऐसा भी कहा जाता है कि फोक म्यूजिक से भी काफ़ी राग आए हैं हमारे शास्त्रीय संगीत में, है ना? आपको ज़्यादा पता होगा। मेरे हिसाब से जो पहाड़ी था पहले, जो फोक में बजता था, उसके ऊपर से भूपा भी आया होगा, क्योंकि सुर वही है। तो मैं थोड़ा सा भूपा भी बजाता हूँ। तो इसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। जैसे पन्ना बाबूजी ने इस बांसुरी को शास्त्रीय संगीत में गाया, तो वो गायकी अंग मतलब ख्याल अंग से बजाते थे। फिर उसके बाद मेरे गुरुजी ने उसको ध्रुपद अंग से उसका प्रचार किया। तो आज गायकी ख्याल अंग और ध्रुपद अंग दोनों बजते हैं। तो मैं थोड़ा सा ध्रुपद अंग से बजाऊँगा।
जिससे जब बजी तो मुझे लगता है जो सुर आए वो कृष्ण बन गए और हम सब गोपियाँ। तो स्वार्थी मन चाहता है कि और सुने और सुने और सुने, तृप्ति तो हुई नहीं, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हैं। अभिजीत जी, आपसे तबले की भाषा कैसे बनी, जैसे, और तबले की उत्पत्ति थोड़ा सा कुछ अगर आप बता दें। वाद्य, ताल वाद्य कैसे हमारे यहाँ पे, जैसे बांसुरी का? देखिए, इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा है, लेकिन जो नाट्यशास्त्र में लिखा है आपको भी मालूम है कि स्वाति जो थे वो और नारद कहीं पे गुरुकुल में थे, तो पढ़ाई के अंदर वो गए थे समुंदर में, सॉरी लेक में पानी लेने के लिए, और तब इंद्र जी ने बहुत बारिश दिया था वो लेक बनाने के लिए। तो जो लोटस लीव है उसके ऊपर जो पानी का बूंद आ रहा था, उसका जो साउंड उनको मिला, तो वो उसमें ट्रेबल भी था, बास भी था, सब मिला के एक बहुत अच्छा साउंड उनको तब लगा कि हम इसे कुछ वाद्य बनाएं। तो वो विश्वकर्मा जी को बोला था और विश्वकर्मा जी ने उसको मृदंगम बना के दिया था। ये नाट्यशास्त्र में ऐसा कुछ लिखा है। हम लोगों को ऐसे मिलता है, शिव जी के हाथ में डमरू है, तो डमरू सबसे पुराना ताल वाद्य इंडिया में कहा जाता है, शिव जी के हाथ में है। और कुछ लोग बोलते हैं कि तबले का जो है अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम पे वो आए हैं, पखवाज को काट के ये तबला बनाया। आज भी तबला करके एक चीज़ मिडिल ईस्ट में मिलता है, दो देखने में अलग है, और लेकिन उसका नाम है तबला, मतलब एक एच है एंड में, और हमारे यहाँ पे तो मशहूर हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं बहुत पहले भी वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो उस ज़माने में भी तबले जैसा कुछ चीज़ का हम लोगों को मतलब वो पेंटिंग में मिला। तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि मिडिल ईस्ट से आया, लेकिन ये पहले ही था यहाँ पे, उसका सिर्फ चेंज हुआ थोड़ा सा। और तबले का या इंडियन जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स है उसका एक सबसे बड़ा चीज़ है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो है ये ब्लैक पोर्शन। ये ब्लैक पोर्शन है, इसीलिए ये क्लियर हम लोग कोई ट्यून कर सकते हैं। कोई दुनिया में कोई इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं है कि ऐसा सुंदर सुर निकाला है। सब एक मतलब थोड़ा अंदाज करके लगाते हैं, लेकिन ये इसके कारण ढोलक में भी है, तबले में भी है, पखवाज में भी है, इसीलिए हम लोग एकदम सुर निकालते हैं। और तबला तरंग इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि 3-4 सुर 5 सुर हम लोगों को, तो ये इतना बढ़िया सब्जेक्ट है और इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने भी बनाया उनको हम लोग बहुत बहुत नमस्कार करते हैं कि इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट। और इसको, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट को लेके कहीं पे भी दुनिया में जाता हूँ, वो मेरे लिए नहीं, इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग सबके ऊपर चढ़ के बैठते हैं। वो दैट इज़ ट्रू, क्योंकि दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इतना अच्छा है, जैसे ही तिरकिट दो निकल गया तो सब लोगों को अच्छा लगता है। ये भाषा, आप तिरकिट भाषा का थोड़े से वर्ण समझाइए। ये मौका नहीं आता है, तबला का वादन बहुत सुनते हैं, लेकिन तबला की भाषा क्या है, उसके वर्ण क्या है? देखिए, थोड़ा सुन तबले का भाषा जो है 7, कुछ लोग बोलते हैं 9, तो तबले का खुद का भाषा जो है, जैसे अगर हम बोले ना, जो हम साउंड करते हैं उसी का हिसाब से यहाँ पे थुन, तेटे, फिर लेफ्ट हैंड में के, गे, देन दोनों मिलके धा, धाती धा, धाती धा गेना धा, गेना धाती धा गेना धा, तेरे कटे तक तेरे कटे धाती धा गेना धा, गेना तेरे कटे तक तेरे कटे धा धाती धा गेना धा। तो ये जो तबले का भाषा है, नमस्कार, तो ये पखवाज से आया है, लेकिन इसका डायमेंशन थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसीलिए जैसे धा धाती ये पखवाज में पॉसिबल नहीं है, आस जो है, तो इसीलिए तबले का सब लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है बजाने में। थोड़ा सा बजाइए कुछ तबले की खास बात। एक अच्छा,
क्या बाद में बोलेंगे। थैंक यू। देखिए इस भाषा है धति गति 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 धाति गति 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 ताति गति 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 ताति गति गति गति। कांग धाना तिकांग धाना तिकांग धाना तिकांग धाना तिकांग धाना तिकांग धाना नाना। तबले को शायद काव्य की जोड़ नहीं मिली, लेकिन वोकल में तो वो है। और हमारे यहाँ पे वाद्यकार ऐसे हैं कि अपनी कल्चर की बातें बंदिशों में लेके आते हैं। तो हमारे यहाँ पे भक्ति बहुत ही ज़्यादा हमारे बंदिशों में पाई जाती है। वाद्यकार मतलब जो बंदिशों की रचना करते हैं, वाचम गेयम च कुरुते, मतलब उसकी ट्यून भी बनाते हैं और उसके शब्द भी खुद लिखते हैं। नॉर्मली हम फिल्मों में देखते हैं तो गीतकार अलग होता है, संगीतकार अलग होता है, लेकिन म्यूज़िक में ये दोनों काम एक ही करते हैं, जिसे बंदिशकार भी कहते हैं, लेकिन उसका सही नाम है वाद्यकार। तो ऐसे कई वाद्यकार हो गए जिन्होंने अपने फिलॉसफी को इन बंदिशों में ढाला और शायद इनडायरेक्टली अपनी फिलॉसफी को संगीत से जोड़ा। संगीत को परस्यू करना एक फिलॉसफी है ही, मतलब सुर की साधना जैसे ध्यान है वैसे ही है, लेकिन बंदिशों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से एक दर्शन का, फिलॉसफी का एंगल भी जोड़ दिया। ऐसी एक बंदिश कुछ मैं सुनाने की रिक्वेस्ट करता हूँ ताई को कि आप अगर रहने का सपना थोड़ा सा सुनाइए। मेरी डेयरिंग नहीं है कि इसकी फिलॉसफी मैं बताऊं, क्योंकि स्वामिनीज और स्वामी जी यहाँ पे है, आप समझ लीजिए। अद्वैत वेदांत
और जो आप गाते हैं भवंदा यार। भवंदा यार दा जो बना, भवंदा यार जो बना, भवंदा यार दा जो दूजे न चरा नहीं आंदा, दूजे न चरा नहीं आंदा, भवंदा यार दा जो, भवंदा यार दा जो बना, भवंदा यार दा जो। अंतरे के वर्ड सुनने थे। अलफमी बीच हरकन कोई, अलफमी बीच हरकन कोई, अलफमी बीच हरकन कोई, हमद बनवना दा, भवंदा यार दा जो बना, भवंदा यार दा जो। थैंक यू। रैन का सपना कासे कहुरी माई अपना, जागत जागत रैन गवाई, सोवत सोवत हाँ, रैन गवाई, आँख खुली जब, आँख खुली जब कोऊ न पायो अपना। तो ये फिलोसॉफी नित्यानित्य विवेक माया और जो दूसरी बंदिश अलीफ मीम बीच फर्क न कोई, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में कोई फर्क नहीं है, दूजे नजर नहीं आवंदा, अद्वैत। तो ये सब बातें फिलोसॉफी बंदिशों में इतनी अच्छी से पिरो के रखी है बंदिशकारों ने, उनको भी एक, हमें इन दोनों बंदिशों के रचनाकार पता नहीं, लेकिन उनको एक बार हम सलाम करते हैं। ऐसी बहुत बंदिशें मिलती है जो हमें भक्ति के साथ जोड़ती है। तो अभिजीत जी से मैं पूछता हूँ कि क्या तबले के माध्यम से भी कुछ भक्ति हो सकती है? कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कुछ हुआ है कि उसको भाषा नहीं है, ये 7, 8, 9 वर्ण है, क्या उसमें कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है? एक्सपेरिमेंट तो हुआ है, खास करके मैं फारुखाबाद घराने से हूँ, तो उसमें उसी घराने में ये नहीं है, लेकिन बनारस घराने में शिव जी के परण, फिर गणेश परण बहुत माने रखता है और वो बहुत फेमस भी है। तो किशन महाराज जी बहुत गणेश परण बजाते थे क्योंकि वो गणेश भक्त थे। वैसे आपको एक छोटा सा देखिए, जयपुर घराने में डांस के साथ ऐसे बजता था, आज शायद एक है डांस जयपुर घराने का, तो क्या बोल है, जग जग तंजई जग जग तंजई जगत कू तक तंजई, तो ये वो तबले में ऐसे बजता था। तो ये जो डांस के साथ, डांस में सुविधा है, जो भी आप बोल रहे हैं कृष्ण जी के बारे में, शिव जी के बारे में, वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन तबले पे तो नहीं है। फिर भी वो डांस के साथ बजाते बजाते हमारे यहाँ पे भी कुछ परन चक्रधार ऐसे आ गए हैं, खास करके बनारस घराने में, जो कि हम लोग बजाते हैं। तो उनमें से एक छोटा सा आपको मैं सुनाता हूँ। पहले वो पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ पहले। तो इसे परण कहते हैं, गणेश परण। गणेश परण, और ये बहुत मशहूर है क्योंकि प्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज जी इसको बहुत बजाते थे। तो इसीलिए मेरे बजाने में बहुत डर लगता है, क्योंकि उन्होंने तो दूसरा बोल मुझे दिया था, वो गुरु सुमान थे, लेकिन ये मैंने कभी पूछा नहीं और उन्होंने दिया भी नहीं, लेकिन ये मुझे मालूम है, तो इसीलिए मैं पहले बोल देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा वो जैसे बजाते थे वैसे 1-2 लाइन मैं बजा के सुनाऊँगा। इसका जैसे है, गणा नाम गणपति गणेश लंबो,
गणानाथ गणपति गणेश लंबोदर सो है भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे धुरपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मेरे दंग बजाए। अभी क्या बजाए? दिन 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 नागे 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 धन धन तिन 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 तक नाना ताधृगन धृग धृग दिन 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 के तक्रधान कृतक धाड़ान ताड़ान धा कृतक धाड़ान ताड़ान धा कृतक धाड़ान ताड़ान धा। तो पहले जो है देखिए गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर। अभी अगर देखेंगे तबले में तो शाह नहीं है, लॉ नहीं है, तो लिमिटेशंस है, लेकिन फिर भी उसको हम थोड़ा सा बजा के देखेंगे। और एक बार पढ़ता हूँ। गणानाथ गणपति गणेश लंबोदर सो है भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे धुरपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। तो ऐसे बजता था। एक दो लाइन में सुनाता हूँ। गणानाथ गणपति गणेश लंबोदर सो है भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे। धुरपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। तो ये है, तो कुछ कुछ चीज मिलता है, कुछ कुछ नहीं मिलता है, लेकिन भाव से उसको आपको लेना पड़ता है। थैंक यू सो मच। मेरी इच्छा थी कि गणेश पुराण हमें सुनने मिले। एक नया एक्सपेरिमेंट है, मतलब तबला हमें बहुत बार सुनने को मिलता है, लेकिन काव्य और तबले का ये जो रिजेम्बलेंस है उसके साथ जो रचना मिलती है वो बहुत दुर्मिल, मतलब बहुत मुश्किल से सुनाई मिलती है। थैंक यू सो मच, आपने सुनाया। फिर से हम शिक्षा पद्धति पे आते हैं। थोड़ा सा हमने हिस्ट्री के बारे में जान लिया, गुरुकुल का महत्व भी आपने बताया। आज के सिनेरियो में, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में गुरुकुल और संगीत शिक्षा के लिए आपके क्या विचार है? थोड़ा थोड़ा सब बताइए। आजकल सर्टिफिकेट कागज़ का बहुत महत्व आ गया है। तो आप कहीं भी जाएंगे, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, मैं करता हूँ, तो आपका डिग्री क्या है, आपने क्या सीखा है, तो वो दिखाना पड़ता है कि मैंने मास्टर्स किया या पीएचडी किया है या जो भी है। तो इसके लिए मुझे बहुत गर्व है कि मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ एक ऐसी बात है जो यूनिवर्सिटी करिकुलम और गुरुकुल पद्धति दोनों का बहुत परफेक्ट ब्लेंड है, अमालगमेशन है। तो जिसमें गुरुकुल में जैसे बच्चे गुरु के साथ, शिष्य गुरु के साथ रहते हैं, वैसे यहाँ भी है। और यूनिवर्सिटी का पोर्शन करिकुलम जो कि आगे जाके बच्चों को भी काम आएगा कि हमने मास्टर्स किया या ग्रेजुएशन किया है तो उसका सर्टिफिकेट। तो यूनिवर्सिटी बाकी में क्या होता है, सिर्फ दिन में 1-2 घंटा सिखा के सब हवा हो जाता है, मगर यहाँ गुरु के साथ रह के या जो एसोसिएट प्रोफेसर है उनके साथ रह के सीख के दिन भर सीखना ही होता है। और गुरु की सेवा भी होती है, बच्चे बहुत सेवा करते हैं हम लोगों के, तो हमने भी किया है। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ जो है कि गुरुकुल पद्धति में जो सीखना होता है वो होता है, और एक सर्टिफिकेट आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको मिलता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले जो गुरुकुल थे उसमें आपको कुछ कागज़ नहीं था कि ये मैंने किया। तो कोई भी कहता था कि मैंने इनके पास सीखा है, मैंने उनके पास सीखा है, कुछ उसका प्रूफ नहीं था। नहीं, सही बात है। रूपक भैया ने सही बात की है। गुरुकुल तो चाहिए, गुरुकुल पे, क्योंकि ये पहले से पहला प्रश्न ये था कि गुरुमुखी विद्या, संगीत तो गुरुमुखी विद्या है, गुरुकुल के बिना ये संभव नहीं है।
ये स्कूल में या कॉलेज में गुरुकुल जैसा अगर कुछ माहौल बन जाए तभी संगीत आएगा, क्योंकि ये हम लोग संगीत को तालीम कहते हैं। जैसे संगीत की तालीम दी जाती है, तालीम जो है वो गुरुकुल में ही होती है और 45 मिनट्स में तालीम दी नहीं जाती। उसके लिए वो एक 45 मिनट्स नहीं, 45 डेज भी कम पड़ते हैं। सो इसके लिए गुरुकुल ही चाहिए। गुरु को हमेशा संस्कार चाहिए, गुरु के साथ रहना चाहिए और इसीलिए गुरुकुल ही चाहिए। और हमें यहाँ सिखाने का सौभाग्य मिला, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ अध्यात्म और संगीत दोनों हैं, क्योंकि संगीत और अध्यात्म अलग नहीं है, एक से जुड़े हुए हैं। और यही संभव है कि यहाँ गुरुकुल है और इस एटमॉस्फेयर में बच्चों के साथ हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसा एटमॉस्फेयर हमेशा रहना भी चाहिए। यह भी हम लोग कहेंगे कि आगे भी रहना चाहिए, कुछ ऐसा हो कि यही गुरुकुल कंटिन्यू हो। नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में हम इतना घूमते हैं सब, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में ही ये हो सकता है कि यहाँ संगीत पनप सकता है, संगीत पल सकता है, बड़ा हो सकता है। यहाँ से बच्चे बाहर जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए गुरुकुल चाहिए। हाँ, स्काइप से सिखाया जाता है, डिस्टेंस लर्निंग अभी बहुत हुआ है, स्काइप से सिखाया जा सकता है, लेकिन उस विद्यार्थी को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, हम लोग भी सिखाते हैं स्काइप से, लेकिन उस विद्यार्थी को बोलते हैं कि 6 महीने में एक बार तो यहाँ सामने आकर विद्या सीखो। अगर सामने बैठकर नहीं सीखा, क्योंकि ये आंखों देखा हाल होता है, आँख से भी सिखाया जाता है, नज़र से सिखाया जाता है, और नज़र इतने डिस्टेंस पर नहीं जाती। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अनुभव से बोलता हूँ कि गुरु के ऑरा में भी जाने से फर्क पड़ता है। हाँ, इसीलिए बैठक भी बहुत अच्छी। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि थिएटर का माहौल अलग है, बैठक का माहौल अलग है कि नहीं? तो वैसा सिखाने का भी ऐसा ही होता है कि सिखाने के लिए सामने विद्यार्थी हमारे सामने चाहिए। अगर सामने नहीं है तो पूरी तरह से एक रूप विद्यार्थी वही नहीं होगा और गुरु भी नहीं होगा, और जहाँ एक रूपता आती है वही विद्या आ सकती है। हाँ, इसके बिना नहीं आ सकती। क्या हम मतलब ये इस विद्या की डिमांड है, या फिर हम थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं इसलिए गुरुकुल के ऊपर जोर दे रहे हैं दादा? मैं तो ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ, मैं इतना घूमता हूँ, मैं बाहर बहुत विदेश कभी कभी जाता हूँ, तो उधर भी देखा कंजर्वेटरी करके एक चीज़ है जहाँ पे गुरुकुल टाइप का है, ऑलमोस्ट नॉट यूनिवर्सिटी। एक चीज़ मान लीजिए, यूनिवर्सिटी से कभी परफॉर्मर निकलेगा नहीं हमारी। नहीं, वो मैं बाद में आ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी जहाँ जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है उसमें से परफॉर्मर निकलेगा, मतलब मुझे तो लगता नहीं है। अभी आप दिखाइए एक भी परफॉर्मर जिसको आप सुनने के लिए जाते हैं पैसा देके, नहीं। तो गुरुकुल से ही बनता है आपको, दैट इज़ द वे, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन कागज़ का आज के दिन में बहुत महत्व है। जैसे हमने जब शादी किया मुझे साइन करना पड़ा, मेरा पिताजी जब शादी किया साइन नहीं करना पड़ा उनको है ना। तो आजकल तो प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं ही हूँ। तो ये पूरा दुनिया में है, हमारे देश में भी आ रहा है। तो वो प्रूफ करने के लिए आप कौन है भाई ये कागज़ बोल रहा है कि मैं ही हूँ, और नहीं तो आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है। तो वो जो बात है, तो इसीलिए कागज़ का भी ज़रूरत है, लेकिन गुरुकुल का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर somebody wants to be a performer। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल से जो ही निकलेगा सभी परफॉर्मर बन जाएगा, ये भी नहीं है। उनका भाग्य ही है, फिर उनका टैलेंट भी है, लेकिन यूनिवर्सिटी से तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे अलग माहौल है। तो ये माहौल हम लोगों ने जो क्रिएट किया है इस यूनिवर्सिटी में, चिन्मय विश्व विद्यापीठ, दिस इज़ समथिंग यूनिक, दुनिया के कहीं पे नहीं है, जहाँ पे हम लोग गुरु लोगों का, यस वी आर सो प्राउड ऑफ दैट, एंड वी थ्री
वी हैव गिवन सो मच हियर। हम लोग सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आते थे क्योंकि इस एनवायरनमेंट से, बिकॉज वी रियली बिलीव्ड दैट यहाँ से कुछ बनेगा। तो इसको जारी रखना चाहिए इसी सिस्टम को, क्योंकि ये एक उदाहरण बन जाएगा पूरा दुनिया के सामने कि ऐसा एक यूनिवर्सिटी हो सकता है जहाँ पे ये गुरुकुल भी चलता है और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का वो स्टैम्प भी लगा सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो लोग दे आर बीइंग परफॉर्मर, नॉट ओनली थियोरिटिशियन। सो आई होप दैट दिस विल कंटिन्यू। वी होप द सेम। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऑडियंस के हिसाब से पूछता हूँ। आजकल सोशल मीडिया और टेलीविज़न के माध्यम से बहुत कुछ म्यूज़िक सुनने मिलता है, और जो सुनने मिलता है वो हमेशा ऑथेंटिक म्यूज़िक होता ही ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी वो बहुत बार हैमर करने की वजह से लोगों को ऐसे लगता है कि ये आर्टिस्ट जो गाता है, जैसे जगजीत सिंह जो भी गाते हैं उसको सबको गज़ल ही समझते हैं। वो गीत भी गाए, नज़म भी गाए तो भी वो गज़ल है। होठों से छू लो तुम इज़ नॉट अ गज़ल, लेकिन सब लोग उसको गज़ल बोलते हैं। वैसे जो भी कुछ थोड़ा बहुत सरगम जिसमें कुछ आ गया, थोड़ा सा आलाप आ गया, दैट इज़ द क्लासिकल म्यूज़िक, दैट इज़ द ट्रू फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, ऐसे लोगों को अभी लगने लगा है। तो इसमें, इस माहौल में हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द ट्रू फॉर्म ऑफ रियल आर्ट म्यूज़िक, रियल क्लासिकल म्यूज़िक? हमारी क्या भूमिका है उसमें? देखिए, कोई भी नया चीज़ आता है उसका दो साइड होता है। एक है हम लोग स्काइप में सिखा सकते हैं, नज़दीक आ जाए। उसका जो ख़राब चीज़ है ये है सोशल मीडिया, जो बच्चे लोगों को वहाँ पे अट्रैक्शन कर देता है। वो दूसरा कुछ खेलते नहीं है, कुछ नहीं रहते, बाहर जाते नहीं है, उसमें ही पड़ा रहते हैं। और द वर्स्ट पार्ट आई टोल्ड यू इज़ देयर यूट्यूब एंड ऑल दिस थिंग। यूट्यूब के पास जाके गांडा बांधो भाई, हमारे पास क्यों आ रहे हो? तो उससे कुछ बनता नहीं है, उससे कुछ आपको ऐसा मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है, लेकिन कुछ मैं अभी बहुत देखता हूँ कि कोई घर में रियाज कर रहे, उसका वीडियो बना के दे रहे हैं। तो कभी मैंने सोचा ही नहीं कि रविशंकर जी आलिया का सब घर में वीडियो बना के सबको भेज देगा कि भाई देखो मैं ये रियाज कर रहा हूँ। व्हाट इज़ दिस? आई मीन, ये इससे अगर कोई स्टूडेंट निकल के आएगा तभी उसका कुछ होगा, ये मैं मन में मैं विश्वास करता हूँ। और ये आप जो बोले हैं, और एक चीज़ कल हम लोग बता रहे थे कि एक स्टैंडर्ड जाने के बाद ही गुरु को बोलना चाहिए कि आप अभी परफॉर्म कर सकते हैं, और ये मानना चाहिए स्टूडेंट्स लोगों को। नहीं तो क्या है, कुछ गाना करते हैं फिर वो बोलते हैं कि अच्छा उनका पिताजी बोला तो वाह मेरा लड़का बहुत अच्छा गाना गाता है, फिर 2-3 प्रोग्राम हुआ, उसका भी दिमाग ख़राब हो गया, फिर वो सिखाने लायक नहीं है लेकिन सिखाना शुरू कर देता है। और ये विदेश में बहुत ज़्यादा होता है, जाके वहाँ पे कुछ सीखे यहाँ से, फिर वहाँ पे स्कूल खोल देते हैं और सिखाना शुरू कर देते हैं। वो गलत सिखाते हैं तो उसमें असर गलत पड़ता है। टोटल थिंग एक मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। मेरा गुरुजी घर पे आते थे, मतलब उनके घर, मतलब जहाँ पे हम लोग सीखते थे, तो एक खाता लेके आते थे, तो उसको खोल के मुझे दे देते कि भाई तुम्हारा जितना इच्छा है, जो मर्जी है लिख लो, और उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो मुझे बताओ। और दूसरे लोगों को सिखाते थे। तो ऐसे हम 2-3 थे, हम लोग ये लिख रहे हैं जो भी, उसको देख के अभी वो लोग सीख रहे हैं, लेकिन उसका मन यहाँ पे है कि गुरुजी उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उसको ज़्यादा दे रहे हैं। तो गुरुजी कुछ बोलते नहीं थे और वो लोग भी, उनका साहस नहीं था बोलने का। तो हम एक दिन गुरुजी निकल गए, तो हम खाता बंद करके हम भी निकल रहे, वो लोग आके बोला कि ये आज तू जो लिखे हैं वो दे दे। तो मैंने कहा कि ठीक है तो ले लो। तो मैं खाता खोल के दिया, तब गुरुजी अचानक अंदर आ गए कुछ वजह से, देख के बोला कि देखो अभिजीत, मैंने तुमको ये दिया और उन लोगों को नहीं दिया, इसके कारण है वो अगर लिखेगा वो बजा नहीं सकेगा, वो फिर उसको अपनी तरफ से बजाएगा और उसको सिखाएगा तो गलत सिखाएगा, एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। You will be responsible because you have given. It's not that I don't love him and I love you more. गुरु के सामने सभी समान होता है, लेकिन जिसका जितना औकात है उसमें रहना चाहिए. That's why I give you the खाता and I don't give him the खाता. So if you are giving him the bowl, you will be responsible for him to play and to teach. And generation after generation ये distorted होके चला जाएगा. तो don't do this.
इफ आई, तो ये जो स्टैंडर्ड एक बनना चाहिए, तभी जाके परफॉर्म करना चाहिए। दिस इज़ वन थिंग। एंड ये जो मीडिया होता है, इसका अच्छा चीज़ है कि आप सिखा सकते हैं स्काइप में। और मंजूषा जी जो बोले हैं कि साल में एक बार या दो बार, कम से कम 2 बार तो सामना सामनी होना ही चाहिए, नहीं आना तो होता चाहिए। नहीं, हाँ। नहीं होता नहीं। आगे। नहीं, बराबर है। सोशल मीडिया के द्वारा जो सामने आ रहा है वो पूरा गलत हो रहा है, क्योंकि बच्चों को वही ऐसा लगता है कि हमारा मैं जो सीखा हुआ हूँ वो एकदम परफेक्ट है और इमीडिएटली वो परफेक्शन लोगों के सामने आना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। पहले गुरु से पूछे तो वो पूछते भी नहीं हैं। हाँ, ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, क्योंकि आगे जाकर उसके बाद की जो नई जनरेशन है उसमें बहुत गलत वो जाएगा, विद्या पूरी गलत जाएगी। और वो जो आप स्वप्निल आपने कहा कि वो कुछ गलत हो रहा है और दूसरा कोई इसी को क्लासिकल समझ रहे हैं, ये होता वो है। मेरा ये होता मुख्य है। प्रश्न है हाँ, कि मुख्य ऑडियंस प्रश्न को, सभी ऑडियंस को लगता और है कि यही है। मैं तो एक ऐसा कर रही हूँ। मेरे गुरुजी के नाम से मैंने एक गुरुकुल शुरू किया है, वो सांगली में है, मेरे मायके के गांव में। तो वहाँ हम लोग ऑडियंस को भी एक सेशंस लेते हैं। तो ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस में कांसेन बहुत होते हैं, हाँ, और कांसेन है इसीलिए तानसेन है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर ऐसा कहना चाहूँगी कि सभी रसिक, कौन से भी रसिक हो, उनको अच्छा कान होता है, खाली उनको अच्छा सुनाना चाहिए संगीत, और बताना चाहिए कि ये संगीत है, इसकी ज़रूरत अभी पड़ रही है और ये करना चाहिए सभी। मैं जो कोई आर्टिस्ट मेरे जो एक जनरेशन के हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ आपको लगे वहाँ आप कुछ ऐसा सेशंस ले ले और थोड़ा समझाइए कि ये ऐसा म्यूज़िक है, ये ऐसा है, ये ज़रूरत है थोड़ी अभी, और करना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। मैं तो लेती हूँ। और आपके माध्यम से आपको रिक्वेस्ट है कि कभी म्यूज़िक एप्रिसिएशन का कुछ आपको मौका मिले ऐसे कोर्स अटेंड करने का, तो ज़रूर कीजिए। और हमारी जो परंपरा का जो सच्चा म्यूज़िक है वो जानने की कोशिश कीजिए, तभी सच्चा आनंद हाँ। आप उसका पूरा 100% ओरिजिनल फॉर्म में अच्छा आनंद आप ले सकते हैं। इसकी एक कोशिश कीजिए, ये हमारी प्रार्थना है। आपको कुछ एक समापन से पहले, समापन तो म्यूज़िक से ही होना चाहिए ना, उससे पहले एक वन लाइनर सभी से पूछ लेता हूँ कि कला का अंतिम ध्येय क्या है आपके लिए, या किसी के भी लिए क्या होना चाहिए? एक सेंटेंस, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। मैं परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा कि जब हम परफॉर्म ख़त्म करते हैं तो जो नीचे का सा पे हम आके रुकते हैं वो भी सुर में होना चाहिए। तो पहला सा और आखिरी सा वो सुर में होना चाहिए, उसके बीच में भी पूरे सुर होने चाहिए। सही बताया, क्योंकि कला का अंतिम ध्येय ये परफॉर्मेंस है। संगीत मीन संगीयते इति रागः, रंजयते इति रागः। तो रंजन करना और सबको आनंद देना और खुद को भी आनंद लेना, यानी आत्मानुभूति, ये सब संगीत से होना ज़रूरी है। कला यही है, और कला में विद्यार्थी मैं रहना चाहती हूँ, सभी से सीखूंगी अंत तक। मुझे जो लगता है वो है, कला का अंतिम चीज़ जो है होना चाहिए वो है समर्पण। भगवान के सामने आपको समर्पण कर दो, बाकी का वो देख लेगा। अपने आप खुश रहो, सबको वो रेडिएट हो जाएगा। वो समर्पण से ही आता है, खुश करने का कोशिश में नहीं आता है। आप सबको प्रणाम करके धन्यवाद देता हूँ। और एक रिक्वेस्ट अंतिम, आप मिल के कुछ बजाइए, गाइए, और जो भी आपका मन करे ताई, सभी तीनों साथ में। मैं अलख निरंजन जी का एक भजन सुनाने का प्रयत्न करती हूँ।
चराचर छायो एक चराचर एक सूर चराचर छायो रे एक सूर चराचर छायो जी एक सूर चराचर छायो एक सूर चराचर छायो जी एक सूर चराचर छायो घट घट तुम्बा बना उसी का घट घट तुम्बा बना उसी का आसो नाद जगायो आसो नाद जगायो एक सूर चराचर छायो जी एक सूर चराचर छायो किसे सुनाना सुनाना कैसे अलख निरंजन गायो रे अलख निरंजन गायो जी एक सूर चराचर छायो एक सूर चराचर छायो एक सूर चराचर छायो एक सूर चराचर छायो धन्यवाद। Thank you very much for the lovely session. Very introspective, educative session. I now invite Swamini Aradhanananda ji
to felicitate the artists.